छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है इन मामलों को लेकर जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के साथ में कुछ नाम फिर से बदल दिए जाएं और हो सकता है कि अब इसका जो डेट है या फिर इसकी जो तारीख है वो नई तारीख घोषित कर दी जाए। फिलहाल अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री जापान दौरे के पहले मंत्रिमंडल विस्तार करके ही जाएंगे, लेकिन अब इन अटकलों को लेकर भी चर्चा पर विराम लग चुका है। लोग पूरी तरीके से मौन हो चुके हैं कि किस तरीके से किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्या वाकई में जो नाम पहले चल रहे थे और जो नाम अभी पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं, क्या वाकई में उन नामों को लेकर चर्चा हो रही है? क्या जातिगत समीकरण बनाया जा रहा है? क्या वाकई में पुराने लोगों को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया जाएगा और पूरी नई टीम के साथ में 13 मंत्रिमंडल के साथ में यहाँ पर विष्णुदेव साय की सरकार चलती हुई नजर आएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जनता के साथ साथ भाजपा के वो तमाम विधायक, वो तमाम नेता भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार आलाकमान किसे क्या जिम्मेदारी देगी। हम इसी बात को आज समझने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मृगेन पांडे जी हैं, हम उनसे ही समझेंगे। मृगेन जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 11 मंत्रियों के साथ में जो साय सरकार चल रही है, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे पुराने लोगों को दरकिनार किया गया, नए लोगों को शामिल किया गया, जातिगत समीकरण उसमें सही तरीके से बैठाने की कोशिश की गई। पहली बार बीजेपी बड़े पैमाने पर जातिगत समीकरण को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है। एसटी, एससी, ओबीसी, आपको लग रहा है कि ये समीकरण सक्सेसफुल रहा और आने वाले समय में अगर विस्तार होगा तो इसी समीकरण, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर ही विस्तार होगा? देखिए, भाजपा क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजी से काम करती है, लगातार आप देखिए विधानसभा चुनाव के समय जिस तरीके से टिकट बांटा गया और टिकट बांटने के बाद जो जीत आई वो ऐतिहासिक थी, अब तक की सबसे बड़ी जीत थी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और दूसरी बार के विधायकों को जो कभी मंत्री नहीं रहे उनको मंत्री बनाया गया। हालांकि 1.5 साल, पौने 2 साल में आपने देखा कि मंत्रियों का जो डेढ़ साल पहले परफॉर्मेंस था वो अब बेहतर हुआ है। लेकिन अगर रोल मॉडल के रूप में देखें कि कोई एक मंत्री अपनी उपलब्धि बता पाए या बता पाए कि हमने ये किया, वो वैसा 1-2 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं कर पा रहा है। तो रही बात बीजेपी के प्रयोग की। दूसरी, आपने जो जातिगत समीकरण की बात की, जातिगत समीकरण तो पॉलिटिक्स में चलता है। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई ये स्वीकार नहीं करता कि हम जाति के आधार पर या उस समीकरण को देखते हुए लोगों को पद दे रहे हैं, बांट रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो चर्चा चल रही है उसमें सबसे बड़ी चर्चा यही है कि जो सीनियर विधायक हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो 5-5, 4-4 बार विधायक रहे हैं, पार्टी के लिए 20 से 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी को खड़ा करने में मजबूती दी है, उन लोगों का नाम इस सूची में नहीं आ रहा है, जिससे एक बड़ी नाराज़गी है। और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनको जो सीनियर लोग हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अभी जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे से पहले करेंगे, उसमें चर्चा इसी बात को लेकर है कि जो पहली बार के विधायक हैं, चाहे वो राजेश अग्रवाल हों, चाहे गुरु खुशवंत हों, ये और तमाम लोग हों, इनको ही क्यों बनाया जाए, सीनियर क्यों नहीं? जातिगत समीकरण में तो और भी सीनियर आ रहे हैं। दूसरी बात, दोनों नेता कांग्रेस से आए हैं। एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी के लिए लॉयल रहा है, बहुत वर्षों से काम किया, उसका ये कहना है कि कांग्रेस से आए लोगों को आप सीधे पहली बार में मंत्री बना देंगे तो हम क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब देखते हैं कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तरफ नाम आता है कि एसटी, एससी, ओबीसी ये जातिगत समीकरण बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि चाहे वो दुर्ग जो क्षेत्र हो, दुर्ग का क्षेत्र हो या फिर सरगुजा का क्षेत्र हो, इस तरीके के क्षेत्रों से भी नेताओं को सामने लाना चाहिए। एक क्षेत्र में ज़्यादा मंत्री, कांग्रेस की सरकार में भी हमने देखा उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी भी कुछ इसी तरीके के प्रयोग अब तक करती हुई नजर आई है। सरगुजा संभाग को ले लीजिए, बिलासपुर संभाग को ले लीजिए, दुर्ग संभाग अभी पूरी तरीके से छूटा हुआ है। रायपुर संभाग की भी अगर हम बात कर ले तो माना ये जा रहा था कि राजेश मूणत पुराने कद्दावर नेता हैं, अनुभव है, उसका लाभ बीजेपी ले सकती है। अमर अग्रवाल पुराने कद्दावर नेता है, उनका लाभ बीजेपी ले सकती है, अग्रवाल समाज को साधने की भी कोशिश कर सकती है। अजय चंद्राकर को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ गई कि गुरु खुशवंत को, एसटी, एससी वोट को एक बड़ा मार्जिन है। कांग्रेस और बीजेपी की जीत जब भी हुई है तो इस मार्जिन को ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा एक और नाम सामने आता है यादव समाज से, जो यादव समाज को इस बार पकड़ने की कोशिश यहाँ पर भाजपा कर रही है। आरएसएस का भी उस पर इन्वॉल्वमेंट माना जाता है कि संघ जो है वो उसको लेकर इंटरेस्टेड है। लेकिन इन समीकरणों के बीच में क्या नए और पुराने के बीच में द्वंद्व भी एक तरीके से अंतर खाने चल रहा है?
निसंदेह द्वंद्व तो चल ही रहा है। तभी आप देखिए कि पिछले 1.5 साल से हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब होगा, और होता नहीं है। सवाल ये है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एससी वोटर पिछले लगातार आप विधानसभा चुनाव में देखें तो एससी वोटर आमतौर पे कांग्रेस के पक्ष में रहता है या बसपा के पक्ष में रहता है। पिछले चुनाव में बसपा 0 सीट पर आ गई, उससे कुछ फ़ायदा कांग्रेस को हुआ, कांग्रेस के एससी विधायक बढ़े। अब जो है बलौदाबाजार की घटना हुई जहां एससी वर्ग की बहुत बड़ी नाराज़गी थी, उसमें माना जा रहा है कि गुरु खुशवंत का रोल कुछ अच्छा रहा, जिसको देखते हुए पार्टी चाह रही है कि उनको मुख्यधारा में। और दूसरा, गुरु खुशवंत समाज के गुरु भी हैं, गुरु परंपरा है, उनके अनुयायी हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक है उनका, वो है। यादव का जो आपने जिक्र किया, गजेंद्र यादव का नाम आ रहा है। गजेंद्र यादव जो है ओबीसी में साहू समाज के बाद सबसे ज़्यादा वोटर हैं, और कांग्रेस से यादवों के कई नेता हैं, लेकिन इस समय जो दुर्ग क्षेत्र से देवेंद्र यादव हैं, आप देखिए उनकी छवि बलौदाबाजार केस में वो जेल गए, उसके बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। अभी जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है बिहार में, उसके सह प्रभारी हैं, बिहार के सह प्रभारी हैं जो विधानसभा चुनाव। तो यादव का कद बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ने अपने देवेंद्र यादव का बढ़ा दिया, तो उसको पैरेलल काउंटर करने के लिए। दूसरा, दुर्ग संभाग में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा विधायक हैं, वहाँ से मंत्री ज़्यादा होने का असर था कि मंत्री तो हार गए, अनिला भेड़िया को छोड़ दिया जाए, लेकिन विधायक ज़्यादा है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए और वहाँ अपनी सीट कैसे बढ़ाई जाए। एक सबसे बड़ा सवाल है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद बस्तर जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है उसमें से सिर्फ एक मंत्री हैं, केदार कश्यप, और लगातार ये चर्चा हो रही है, अभी पिछले 2-3 दिनों से चर्चा आई है कि विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। सिर्फ मुख्यमंत्री के आदिवासी होने से या बस्तर से सिर्फ एक मंत्री होने से वो समीकरण वहाँ के 12 सीटों के नहीं सध पाएंगे, तो ये बड़ा फैक्टर है। और ओबीसी में भी यादव आपने देखा, लेकिन ओबीसी में आप देखिए कि चाहे टंकराम वर्मा हो, पी चौधरी हो, अरुण साव हो, अपने स्वास्थ्य मंत्री हो श्याम बिहारी जायसवाल, और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, ओबीसी से 5-5 मंत्री हैं, और केंद्र में भी जो मंत्री बनाया गया है तोखन साहू को, वो हैं। तो 5 मंत्रियों के बाद क्या एक ओबीसी की ज़रूरत है? बीजेपी को इस पर विचार कर रही है बीजेपी। इस पर विवाद भी हो रहा है कि क्या सारे पद ओबीसी को ही दे दिए जाएंगे, क्योंकि साहू समाज से भी आ गए और तमाम 5-5 मंत्री आ गए। तो ये बड़ा फैक्टर है, बस्तर का एक फैक्टर है। दूसरा, संभाग वाइज देखें तो रायपुर संभाग से सिर्फ एक टंकराम वर्मा है, रायपुर शहर से होना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं पहले ही कह रहा था कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस क्या होता है। आपने डॉक्टर रमन की 15 साल की सरकार देखी, उसमें अगर मंत्री मॉडल के रूप में नहीं होते तो आज हम लोग राजेश मूणत का नाम नहीं लेते, अमर अग्रवाल का नाम नहीं लेते। इन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है, परफॉर्मेंस दिया है और एक नज़ीर पेश की है। तो इस सरकार में अभी उस तरह का कुछ हो नहीं रहा है, उसको लेकर अंतर्द्वंद। नहीं, बिल्कुल आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि पिछली सरकार रमन सिंह का एक टेन्योर था 15 साल का, उस दौरान के जो मंत्री थे उससे बिल्कुल तुलना होती है। लेकिन क्या माना जाए कि वर्तमान में जो सारे मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर कई बार विवादों में भी घिरे मंत्री, कई बार उनको लेकर आरोप भी लगते हुए नजर आए, कई तरीके के आरोप लगते हुए। क्या बीजेपी इससे बचने की कोशिश करेगी? क्या स्टैंडिंग कुछ मंत्रियों को हटाकर कुछ नए चेहरे लाने की कोशिश की जाएगी और इसी के साथ में पुराने और नए का तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी? इसीलिए इतना इंतजार हो रहा है, इसीलिए इतना लंबा समय लग रहा है। देखिए, मंत्रियों को हटाने की जो बात थी, हमने जो 1-1.5 महीने पहले रिसफल हो रहा था, होने वाला था, उसमें सुना था कि मंत्रियों को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी जो चर्चा है उसमें मंत्रियों को हटाने की बात नहीं हो रही है। तो कुल मिला के ये जो आरोप लगे, विधानसभा में गिरे, तमाम चीज़ें हुई, उससे पार्टी अब आगे बढ़ गई है। मंत्रियों को अभी रख रहे हैं, बता रहे हैं कि दिसंबर तक उनको बोला गया है कि वो अपना परफॉर्मेंस ठीक कर लें और उसका रिव्यू होगा और दिसंबर में एक रिसफल होगा। हालांकि बीजेपी है, बीजेपी में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बात आ रही है कि नए और पुराने विधायकों को लिया नहीं जा रहा है, इसीलिए मंत्रिमंडल अटका है, एक बड़ा फैक्टर इसको माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मृगेन जी ने दी है कि जिस तरीके से एक लगातार कयास लगाए जा रहे थे 1.5 साल की सरकार के बाद से कि इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो अटकलें लगातार जारी है, चर्चा जारी है। और चर्चा इसलिए कि पुराने और नए के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इसी तालमेल के कारण ही जो नाम है उनको लेकर संशय बना हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। और एक
और जानकारी यहाँ पर मृगेंद्र जी ने दी है कि हो सकता है कि दिसंबर तक ये मामला पूरी तरीके से खिंच जाए, यानी मंत्रिमंडल विस्तार का समय एक बार फिर से यहाँ पर टलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर है यहाँ से, और साफ जाहिर है कि अगर ये फिर से टल रहा है तो इसके पीछे सवाल तो खड़े होंगे कि क्या वाकई में बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही कि क्या पुराने और नए के बीच में तालमेल बिठाया जाए या फिर नए लोगों को पूरी तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सामाजिक समीकरण के साथ में क्षेत्रीय समीकरण को लेकर यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार क्या वो वजह है जो मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रहा है, ये सवाल का जवाब अभी फिलहाल आना बाकी है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमृत मिश्रा।